स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीट 2011 में पूछा गया प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि 2011 में रीट एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आया था और ये जो है लेवल 2 का प्रश्न है 6 to 8 वाला। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इससे भी पहले हमने वीडियो अपलोड किया है लेवल 1 का 1 to 5 के लिए भी जो पूछा गया था 2011 में, उसका जो वीडियो अपलोड है तो उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझना पड़ेगा कि कैसा प्रश्न जो है रीट में आता है। हम 2011 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका भी पुराना प्रश्न लाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? दिया है, विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बताइए दोस्तों, विकास के बारे में सत्य नहीं है, डेवलपमेंट के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए, विकास अंतःक्रिया का फल है, ये कथन सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है, ये भी सही है। विकास जो है व्यक्तिगत होता है, प्रत्येक व्यक्ति का डेवलपमेंट जो है उसमें उसके अनुसार से होता है, ये भी सही है। लेकिन विकास जो है दोस्तों सामान्य से विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये जो है कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी वाला। अब पूछा ही गया है सत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, C-TET में दोस्तों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी होता है और एक ही टाइप का प्रश्न आता है, लेकिन रीट जो एग्ज़ाम होता है इसमें प्रश्न का जो लेवल है थोड़ा सा उससे C-TET से हाई होता है। इसे याद रखिएगा, उसी के हिसाब से तैयारी करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, 2011 में पूछा गया, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। बताइए, अमूर्त अवस्था मतलब अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है बालकों की सोच, यह अवस्था कौन सी है? जिन प्याजे की जो अवस्थाएं हैं 4 अवस्था, उसी में से एक है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक। जो मूर्त अवस्था है, जिसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, तो इसी अवस्था में दोस्तों जो बालक होते हैं वो मूर्त वस्तुओं को देखकर उसके समस्या की पहचान करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। जो वस्तुएं जो वास्तविक होती है, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष, तो ये जो है अवस्था है जिन प्याजे की 7 से 12 वर्ष तक। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत ही आसान से ये प्रश्न है। जो मानव डेवलपमेंट है मतलब मानव विकास, ये किसका परिणाम है? तो ये है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, आपके हिसाब से इसका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए चौथा प्रश्न का? तो देखिए, बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो जिन पियाजे जो है नहीं मानते थे सामाजिक संचरण को, समाज से जो सीखा जाता था उसको ये जो है लेव वाइगोस्की ने जो है माना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन पियाजे ने बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व अनुभव को माना है, संतुलनीकरण को माना है, संवेदना को माना है, अवलोकन को माना है, अनुभव को माना है, स्मृति, भाषा एवं बुद्धि को माना है। याद रखिएगा, स्मृति को भी, भाषा को भी, बुद्धि को, अनुभव, अवलोकन, संवेदना और संतुलनीकरण, ये जो है बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व हैं, सामाजिक संचरण नहीं है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना,
विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। बताइए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अधिक व्यू रचना कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। देखिए सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण मतलब अगर ग्रुप में जो पढ़ाई होता है वो जो है अच्छा माना जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है ग्रुप में रहकर जो सीखेंगे तो वे उनके लिए जो बेहतर होगा वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो सहकारी अधिगम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। छठवां प्रश्न देखिए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की, सामान्य बालक की, सृजनशील बालक की, या इनमें से कोई नहीं। बताएगा दोस्तों समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता। तो देखिए समस्या के अर्थ को जानने की जो योग्यता होती है और वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजग रहने की विशेषता, ये होती है दोस्तों सृजनशील बालकों की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा जो सृजनात्मक बालक होते हैं ये उनकी विशेषताएं हैं। सातवां प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से सभी। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा आपके हिसाब से? ये आपका 2011 में जो प्रश्न पूछा गया था वो है, मतलब ये आपका जो है एग्जाम चल रहा है। समझ के चलिए कितना सही कर पाते हैं आप 30 प्रश्न में। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। मतलब देखिए उद्दीपन अनुक्रिया, अब देखिए अगर आपको कोई कुछ कार्य के लिए जो है प्रेरणा प्रदान करे, प्रेरित करे, तो आप जो है उसके प्रति जो है रिएक्शन देते हैं, अनुक्रिया करते हैं उस चीज़ का। तो इसी प्रकार से लड़की की माँ ने जब उसे कहा कि कोट को खूंटी में टांगो तो रिएक्शन लड़की का आया उस पर। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, कोट को खूंटी पर टांगा। तो उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है, मतलब कोई प्रेरित करता है तब वो कार्य किया जाता है। इस प्रकार से याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाह्य अभिप्रेरणा में समावित किया जाएगा। दिया है प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। अब इनमें से बताइए ऑप्शन ए रहेगा, बी, सी या डी। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये जो जितने भी हैं ये बाह्य अभिप्रेरणा में ही शामिल होते हैं। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, ये जो है बाह्य अभिप्रेरणा है। प्रशंसा पाने के लिए कोई कार्य करना, पुरस्कार पाने के लिए करना, दंड के भय से करना, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। लेकिन किसी व्यक्ति को देखकर आपकी जो मन में जो इच्छा होती है, आंतरिक इच्छा कि मुझे इसके जैसे बनना है, जैसे उदाहरण के स्वरूप अब्दुल कलाम जैसे किसी को बनना है, तो उसको देख कर वो प्रेरित हो रहा है, तो उसका आंतरिक जो है अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है। वो किसी चीज़ के लालच में नहीं कर रहा है, वो देख कर स्वयं उसके जैसे बनने का प्रयास कर रहा है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। लेकिन किसी पुरस्कार के लालच में अगर वो कार्य कर रहा है कि मुझे जीतने से ये इनाम मिलेगा, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा में आता है। इसे भी याद रखिएगा। 9वां प्रश्न देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है। दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा इसमें? दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसे बोलते हैं सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम कहा जाता है इस प्रकार से जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है।
10वां प्रश्न, अधिगम निर्योग्य का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार का होना, अभिप्रेरणा का अभाव। अधिगम निर्योग्य का लक्षण है। तो देखिए दोस्तों, अधिगम मतलब सीखना होता है, याद रखिएगा। तो अधिगम निर्योग्य का लक्षण क्या होगा? अवधान संबंधी बाधा या विकार जो कि अधिगम को पूरा होने नहीं देता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 11वां प्रश्न देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो देखिए, संचार के साधन ये तो व्यक्तिगत नहीं है, ये तो बाहर हो गया। समवयस्क समूह भी बाहर है, अध्यापक भी बाहर है। जो व्यक्तिगत है वो है परिपक्वता एवं आयु। ये जो है अधिगम को सीखने को प्रभावित करता है। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी परिपक्वता एवं आयु के आधार पर अच्छी तरह से सीख सकता है, और इसमें संतुलन अगर ना हो तो सीखने में दिक्कत आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, रीट एग्जाम में जो है सी-टेट से अलग ही प्रश्न रहता है थोड़ा सा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। मतलब वो गेंदबाजी के कौशल तो विकसित कर लेता है, लेकिन वो बल्लेबाजी भी जानता है, लेकिन दोनों कौशल प्रभावित नहीं होते एक दूसरे से। मतलब अगर वो गेंदबाजी सीख गया तो बल्लेबाजी भूल गया, ऐसा नहीं, प्रभावित नहीं करता। तो इसे क्या कहा जाता है? विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, इस प्रकार से जो होता है इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। मतलब गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है और उसके बल्लेबाजी का जो है कौशल प्रभावित नहीं होता। मतलब पूर्व ज्ञान का जो है नए ज्ञान में समायोजन इस प्रकार से हो जाता है को एक दूसरे से जो है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसे बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण, याद रखिएगा। प्रभावित नहीं हुआ है, दोनों कौशल बिल्कुल सही है, मतलब ठीक है। देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। ऑप्शन बी है मानसिक विकारों का न होना। सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या इनमें से सभी। बताइए, किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्ष्य को निर्देशन, बिल्कुल सही। मानसिक विकारों का न होना, तो ये भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, विकार से मुक्ति है, अलग है मतलब, तो बिल्कुल ये मतलब अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है ये तीनों। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, सिगमंड फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु किसका? मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव के अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पियाजे ने कहा है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है इन्होंने, विभिन्न जो अवस्था है उसे समझाने के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। अपसारी चिंतन, बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अपसारी चिंतन मतलब दोस्तों सभी दिशाओं में सोचने की योग्यता। एक दिशा में सोचा जाता है ये होता है अभिसारी चिंतन, और सभी दिशा में जो सोच सके वो है आपका अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मक वाले व्यक्तियों में पाया जाता है, सृजनात्मकता वाले जो सृजनशील होते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है?
इंटरेस्ट के बारे में, रुचि आपका, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती है, रुचियाँ योग्यताओं व अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण व विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होते। तो देखिए सत्य तो ये है, तीनों हैं, ए बी सी, ये बिल्कुल सही है तीनों, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि रुचि जो है आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब होते हैं दोस्तों। रुचि डिसाइड करता है मतलब कि उसका रुचि किस में है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होते हैं, याद रखिएगा, पसंद और नापसंद। 17 नंबर प्रश्न देखिए, अभिवृत्ति है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट में बताइएगा। 17 नंबर का जितने भी साथी कमेंट करेंगे मैं उसको कमेंट में ही आंसर दूंगा, बताऊंगा कि 17 का सही आंसर क्या रहेगा। तो आप भी बताइएगा 17 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में, जितने भी साथी देख रहे हैं जरूर बताइएगा। आपके लिए जो है रीट एग्ज़ाम ही है, आप अपने हिसाब से बताइएगा। सही और गलत की चिंता करनी जो है, बिना चिंता के कि गलत हो जाए तो ये नहीं, मतलब बता दीजिएगा कौन सा आपके हिसाब से रहेगा। 18 नंबर देखिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्रा की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। बताइए दोस्तों, बुद्धि और वंशानुक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि नहीं होती? तो देखिए दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, याद रखिएगा, बुद्धि और व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। ये जो वंश है ये बहुत ही निर्भर करता है, जो जीन्स होते हैं साइंस की भाषा में जो है वो व्यक्तित्व एवं बुद्धि, मतलब जो आपके पूर्वज होंगे उनका जो व्यवहार है, उनका जो व्यक्तित्व है, तो उसी आधार पर जो वंशानुक्रम भी मिल आ जाता है उसमें भी जीन्स के माध्यम से। तो महत्वपूर्ण भूमिका है, याद रखिएगा। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इद्म, अहम, परम अहम, इद्म एवं अहम। देखिए सिगमंड फ्रायड ने ये दिया है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। इसे हम बाद में एक कंप्लीट क्लास के रूप में कराएंगे, जिन पियाजे, वाइगोत्स्की, आपका जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका, तो उसमें आप समझेंगे। ये जो है ओल्ड हम प्रश्न करा रहे हैं, इसलिए जो है आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए। जिन इच्छाओं की जो पूर्ति नहीं होती है उनका जो भंडार गृह है वो होता है दोस्तों आपके ईद्म में, याद रखिएगा, ईद्म में होता है। और ईद में एक ऐसी अवस्था है, इसे याद रखिए, जिसमें ये तनाव नहीं झेल सकता, याद रखिएगा। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका जो भंडार होता है वो ईद्म में होता है, याद रखिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड ने दिया है। प्रश्न नंबर 20 है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। बताइए दोस्तों, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो देखिए रक्षा तंत्र जो है ये सहायता करता है दोस्तों, सभी जो है व्यक्तियों में, मनुष्यों में पाया जाता है ये रक्षा तंत्र, और ये जो है सहायता करता है आपका दबाव से निपटने में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी गलती स्वीकार न करके दूसरों पर गलती थोपने की जो है आदत होती है, तो ये वही है, रक्षा तंत्र काम करता है इसमें, अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे पर जो है दोषारोपण लगा देना, याद रखिएगा। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तदात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए, तो देखिए जो शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति हैं इनके लिए सबसे संतोषजनक रक्षा तंत्र है अतिकल्पना दोस्तों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है अतिकल्पना से जो है बचने का प्रयास करते हैं कि जैसे कुछ दर्दनाक घटना होती है तो उसे भूल जाना ही सबसे बेहतर है। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं।
सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवर को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। बताइए, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। ये जो है एक यही पर आपका प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके रीट 2025 में कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण कितने वर्ष के आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। तो याद रखिएगा 3 वर्ष से 10 वर्ष के आयु के बालकों के लिए। और इसमें जो है होता है लोगों के स्थान पर जानवर का तस्वीर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या इनमें से सभी? तो देखिए, सृजनशीलता के पोषण के लिए मतलब उसके वृद्धि के लिए जो है विचारावेश जो है इस विधि की सहायता जो है लेनी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग की। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर आप सीडीपी जैसे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम विभिन्न प्रकार के जो है प्रश्न लाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके समझने के लिए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके झारखंड टेट है, चाहे वो सीजी टेट है, चाहे सी टेट है, जितने भी सीडीपी के प्रश्न हैं हम इसी चैनल पर लाते हैं, जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके आगे जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो मेन एग्ज़ाम होगा रीट का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें जो कथन है वो सही नहीं है, वो है आपका ऑप्शन ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ये जो है कथन गलत है। आवश्यकता जो है शरीर के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था है, याद रखिएगा। नहीं है, नहीं रहेगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सही कथन ये नहीं है। बाकी ये सभी सही कथन है, इसे भी देख लीजिए। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है, ये सही है। और इस प्रकार से ये भी सही हो गया। अब आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे? बताइए, प्रति सप्ताह निर्धारित जो घंटा है एक अध्यापक को पढ़ाने के लिए, वो कितना है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 घंटा। एक सप्ताह में 45 घंटा जो है अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन देखकर बताइए दोस्तों। देखिए, ऑप्शन में इनमें से सभी है, बिल्कुल सही उत्तर है। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम संचालन का पूरा करना होगा, ये भी सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ये भी सही है। तो ये जो है एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में जो है ये कहा गया है, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन देखिए, सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका सीधा आंसर मैं बताता हूँ। पाठ्यक्रम रूपरेखा में सूचीबद्ध किया गया है वो है आपका ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये जो है कहा गया है एनसीएफ 2005 के अनुशंसा में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है, किसके स्वरूप में की गई है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ज्ञान का विकास किया जाए और शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। साथ ही साथ दोस्तों,
जो पाठ्यक्रम है, मतलब जो भी आपको सिखाया जाए वो बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ये भी कहा गया है एनसीएफ 2005 में, याद रखिएगा। और एनसीएफ 2005 है शिक्षा बिना बोझ के, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। 29 नंबर प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका उद्देश्य है, विद्यालय तथा जो कक्षा में शैक्षिक कार्य होता है उसमें सुधार लाना। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो परीक्षा सुधार हुआ, सुधार के लिए जो सुझाया गया है वह है आपका ऑप्शन बी, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है परीक्षा सुधार में अंकित है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न जो कि रीट 2011 में पूछा गया था, कक्षा 6 to 8 वाले, मतलब लेवल 2 में। और इसी आधार पर जो है आपको तैयारी करना है, अच्छे लेवल में इस बार करना है, क्योंकि 2011 की बात है। अब जो प्रश्न का लेवल और बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब जो है डीप प्रश्न जो है सिद्धांत से पूछा जाता है कि बीच बीच से टॉपिक निकाल के। लेकिन इतना तो है कि 10 जो हार्ड रहेगा तो 20 जो है बहुत ही ईजी रहेगा अगर आपने पढ़ा है तो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो हम फिर लाएंगे जो कि पुराना प्रश्न ही होगा आपके रीट के लिए। हम तैयारी जो है जितने भी पुराना प्रश्न हो जाएगा उसके बाद कराना प्रारंभ करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।